राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर अपना अभिभाषण दिया था, दो कारण से, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और एक मातृशक्ति की प्रतीक होने के नाते इतना सम्मान तो होना ही चाहिए था। हम बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सदन में राज्यपाल महोदय आ रही हैं सदन को संबोधित करने के लिए, आपको तो मौका मिलना ही है। आप अपनी बात को, सहमति और असहमति के लिए सदन है, लेकिन हम विरोध करें, गो बैक के नारे लगाएं, अशिष्ट और असंसदीय आचरण करें, यह सदन की गरिमा को तार तार करता है। दूसरा, मातृशक्ति की प्रतीक एक महिला राज्यपाल के द्वारा सदन को संबोधित किया जा रहा हो, हमारे लिए तो गौरव की बात होनी चाहिए, हर्ष की बात होनी चाहिए। उस समय नारे लगा करके पूरे सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास हो, देश के अंदर किस प्रकार का संदेश हम देना चाहते हैं, किस प्रकार का संसदीय आचरण है, किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, फिर किन संसदीय परंपराओं की बात कर रहे हैं, वह दृश्य भी हम सब ने देखा। जो एक महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख का सम्मान नहीं कर सकते, मान्यवर उनसे ये उम्मीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, ये तो उनके शासनकाल के समय हुआ ही था, जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी। आचरण तो उनका उस समय भी सामने आया था। लड़के हैं, गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान आए थे। ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। महोदय, वे लोग लोकतंत्र की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये किसके गुरु हैं? यानी यह शिलान्यास गुरु किसके हैं? यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और महोदय, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए हो। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? किस प्रकार की बात करते हैं जी? आप कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए। जब चर्चा होगी तो सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। फिर महोदय, अक्सर जब हम लोग अभिभाषण की चर्चा करते हैं तो कोई भी संवैधानिक प्रमुख सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करता है और अपनी भावी योजनाओं को भी, सरकार की भावी योजनाओं की भी चर्चा करता है। यह केवल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है, पूरे देश के अंदर होता है। ये संसदीय परंपराएं यही हैं। और यही नहीं होता है, संसद के संवैध सदन को जब महामहिम राष्ट्रपति जी संबोधित करती हैं तो वह भी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ भावी योजनाओं का चित्रण भी करती है। अभिभाषण ही दिग्दर्शन होता है शासन की उपलब्धियों का और भावी योजनाओं का। लेकिन
आपको सहमति और असहमति के लिए सदन में चर्चा होती है। आप अपनी उपलब्धियों को बताइए ना, कौन ऐसा दल है जिसको प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर न मिला हो? और कई कई बार जनता ने अवसर दिया। अगर आज अपने कारनामों से जनता आपको ठुकरा रही है तो इसके लिए अपने कारनामों को दोषी ठहराइए, उत्तर प्रदेश की जनता को मत दोषी ठहराइए। और महोदय, मुझे आश्चर्य इस बात को हुआ, आश्चर्य तो मुझे इस बात के लिए हुआ कि उत्तर प्रदेश जिन जिन उपलब्धियों में नंबर 1 पर है, जिन बातों में पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया, उन उपलब्धियों के बारे में हर उत्तर प्रदेश वासियों को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, या कोई भी उत्तर प्रदेश का वासी हो। हर एक को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, हम सबको गौरव होना चाहिए। लेकिन हम कहें साहब ये तो गलत है, हम ये कहें कि साहब नहीं, उत्तर प्रदेश तो अभी जो है 50वें स्थान पर है, तो 50 तो राज्य ही नहीं यूपी में अंदर। आश्चर्य होता है हमें, यानी उन्हें ये दिखाने में कि उत्तर प्रदेश तो अभी पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश बीमारू है, ये बोलने में गौरव की अनुभूति होती है। ये उत्तर प्रदेश के बारे में इनकी मंशाओं को उजागर करता है, क्योंकि जब इनका शासन था तब कुछ कर नहीं पाए, और आज डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे रही है, तो उनको बुरा लगता है। ये सब बुरा लगता है उन्हें, और फिर उसको लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, तमाम प्रकार की बातें फिर शुरू होती हैं। होना तो यह चाहिए कि हर सदस्य को, हर माननीय सदस्य को, वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, उसको उत्तर प्रदेश के गौरव पर, उत्तर प्रदेश की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। कमोबेश डबल इंजन सरकार ने ज्यादा एग्रेसिव तरीके से उसे आगे बढ़ाया है, श्रेय उसको ज्यादा मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत योगदान हो सकता है कि किसी न किसी सरकार ने भी कुछ न्यू रखने में कुछ तो योगदान किया होगा, पिछली सरकारों ने भी, तो उसी के साथ अपना नाम भी जोड़ देना कि देखो हमने भी किया। जैसे हर चीज के लिए बोलते हैं, वो तो हम भी करना चाहते थे लेकिन हम कर नहीं पाए, लेकिन चलो जोड़ दो भाई, बोल दो उत्तर प्रदेश आज खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर है, तो हमने भी योगदान देने का प्रयास किया था, या हमने भी किया था। उस समय हम डाटा नहीं फीड कर पाए और भी नहीं कर पाए, हमें बोल देने के, बोल दें, ना बोले कम से कम ये तो मैं बोले नहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है, आप तो अन्नदाता किसानों को परेशान, आपको अपमान कर रहे हैं। यूपी के नौजवानों के बारे में हम कहते हैं यूपी में सबसे अच्छा युवा है, स्किल मैन पावर हमारे पास है। नहीं, ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में तो सब विश्वविद्यालय खराब हैं। अब ये आप क्या साबित करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बना था, क्या उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आया? पिछले 6 वर्ष के अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं देखने को मिला, लेकिन स्वीकार करने का की हिम्मत नहीं है, और उन योजनाओं के बारे में उसको नकारने की एक जो आदत है, उस नकारने की इस आदत ने आज उत्तर प्रदेश को किस स्थिति में पहुंचाया है महोदय, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हम इस बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आज जिन योजनाओं में नंबर 1 पर है, खाद्यान्न उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर है। और मैं तो कहता हूं, बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की अपार कृपा का राज्य है, अपार कृपा का राज्य है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि की 11% भूमि हमारे पास है, लेकिन उत्पादन हम करते हैं इसमें 20% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है। आज यहां पर खाद्यान्न उत्पादन में
गेहूं है, आलू है, मटर है, आम है, आंवला है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महोदय, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उज्ज्वला योजना के कनेक्शन देने में 1,74,00,000 परिवारों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन, इसको उत्तर प्रदेश में इतने लोग इससे यानी देश के अंदर नंबर 1 पर। एक्सप्रेसवे में नंबर 1 पर। प्रदेश के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, इन सबको भरण पोषण भत्ता देने में नंबर 1। अटल पेंशन योजना नंबर 1। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में नंबर 1। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम 96 लाख यूनिट यूपी के अंदर हैं, जो परंपरागत उद्यम है, यूपी के औद्योगिक विकास की आधारशिला है, इसमें नंबर 1। कृषि निवेश पर किसानों को देय अनुदान में डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का नंबर 1 राज्य है। देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज निर्माण करने वाला राज्य है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के निर्माण की तरफ अग्रसर हुआ है, यह उत्तर प्रदेश राज्य है। हर गरीब के घर में शौचालय भी बने, सर्वाधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए, उसमें भी नंबर 1। मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य, कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, गवर्नमेंट ई मार्केट से सबसे अधिक प्रोक्यूरमेंट करने वाला राज्य और पहला राज्य भी। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में महोदय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 52,77,000 गरीबों को एक आवास मिला है, बिना भेदभाव के मिला है, देश के अंदर नंबर 1। राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला देश का पहला नंबर 1 का राज्य। और महोदय, ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के प्रयोग में देश के अंदर नंबर 1 का राज्य है। दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट 8 करोड़ 51 लाख खाता धारक हैं, यानी 8 करोड़ 51 लाख ये खाता धारक वे हैं जिनके बैंक में कभी अकाउंट नहीं खुल पाए थे। यह डबल इंजन सरकार आने के बाद ही उन बेचारों के अकाउंट खुल पाए और डीबीटी के माध्यम से पूरा 70% पैसा उनके पास पहुंचा। स्वामित्व योजना, गांव में जिनका घर जहां पर उसका मालिक वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार दे देना। महोदय, ऐसे 50,37,000 से अधिक घरौनी उन गरीबों को अब तक प्रदेश में उपलब्ध कराया जा चुका है। अभी 50 लाख से ज्यादा जिन गरीबों को उपलब्ध कराया गया, क्या ये किसी जाति के थे क्या? उत्तर प्रदेश का वासी था। हर जाति, हर मत, हर मजहब का, यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही है। लेकिन इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय इसके बारे में लोग नकारी दें, कहे नहीं साहब यूपी में तो ऐसा कुछ नहीं है, यूपी को पूरी तरह नकार दिया जाए। यूपी को आज भी हम वही आज से 7 साल 10 साल पहले जो यूपी था, जहां का यूथ अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था, अगर वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो आखिर हम यूपी के हितैषी हैं क्या? उत्तर प्रदेश के हितैषी हैं क्या? और इसलिए मुझे महोदय, एक बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने एक बात कही थी,
कुछ लोगों को भले ही बुरा लगेगा, उन्होंने कहा था कि शक्ति देना तो आसान है लेकिन बुद्धि देना बहुत कठिन है। अगर इसको सरल भाषा में मैं कहूं कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। मैं आ रहा हूं, आपकी पूरी भावनाओं का सम्मान करूंगा। महोदय, वास्तव में नेता विरोधी दल थोड़ा गुस्सा कम कर लेना, तो प्रदेश को तो एकजुट नहीं कर पाए लेकिन परिवार को एकजुट कर पाएंगे। और मुझे आ रहा हूं मैं उस पे भी आ रहे हैं, उस पे भी आएंगे। महोदय, सेक्रेटरी परमानेंट बनवा लें। अभी बताएंगे। हाँ, आ रहे हैं, आप चिंता मत करें, आराम से थोड़ा सुन लीजिए, बहुत धैर्य से सुनिए। महोदय, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, अब देखिए एक विडंबना देखिए आप, उत्तर प्रदेश जिन चीजों से निकला है, जब हम उससे उभारने का प्रयास करते हैं, पूरी टीम यूपी जब उसके साथ जुड़ती है, एक साथ लग करके काम करती है। हमने कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैं तो कहता हूं हमारी टीम काम कर रही है, एक टीम वर्क है। ये टीम वर्क का एक लघु उदाहरण अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को मिला। हमारे मंत्री समूह गए, दुनिया के 16 देशों में गए, 21 सिटी को कवर किया, हर वरिष्ठ मंत्री गया था। हमारी दूसरे मंत्रियों की एक टीम देश के 8 शहरों में भी गया, रोड शो किया, और हमारा हर सांसद विधायक अपने अपने जनपदों की रोड शो में जाकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को उसने जन्म दिया। यह है टीम वर्क। तब उत्तर प्रदेश में निवेश का एक भारी भरकम प्रस्ताव आया। परसेप्शन यूपी का खराब किसने किया था? जिन लोगों ने बांटा था जाति के नाम पे, मत और मजहब के नाम पे, तमाम वादों के आधार पर समाज को बांटा था।